हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद रामस्वरूप यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की हमारी क्लास रहेगी संविधान के टॉप 400 प्रश्नों की। संविधान के टॉप 400 क्वेश्चन इस क्लास में हम करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में अगर पॉलिटी पूछी जा रही है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 50 से ज़्यादा बार अन्य एग्जामों में रिपीट हुए क्वेश्चन है, जो कि पूरी संभावना है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना। हम सारे वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और आज की ये क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, इसलिए अंत तक क्लास में जुड़े रहना। आप वो सब कुछ सीखने वाले हो जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर 1946 में किया गया संविधान सभा का गठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका, और कब किया, तो 1787 ईस्वी में संविधान सभा का निर्माण किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। राइट आंसर है 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन थे। तो कैबिनेट मिशन में वो 3 सदस्य कौन थे, तो वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जिसे हम पास के नाम से ट्रिक के नाम से जानते हैं, PAS। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैबिनेट मिशन का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें की गई। तो 389 सीटें थी संविधान सभा के तहत। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के तहत। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में आवंटित की गई थी। तो संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई, तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में SC और ST सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो SC सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो है 26, और ST सदस्यों की बात करें तो वो है 33। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे, SC और ST सदस्यों की संख्या संविधान सभा में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। और दोस्त, इसी प्रकार हम 1 लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं सारे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे। तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 299। कुल 299 सदस्य बचे थे देश के विभाजन के बाद में, जो कि संविधान सभा में बचे सदस्य थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की रियासतें कितनी थी। तो 562 रियासतें थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में बैठक संविधान सभा की हुई, और जिसमें सदस्य थे 207। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिसे अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और वो भी कौन थे, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो VN राव थे, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो BN राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके,
बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की, तो संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो सर्वप्रथम लाया गया प्रस्ताव था संविधान सभा के समकक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, कब किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है उद्देशिका को ही कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उद्देशिका को? तो उद्देशिका को ही प्रस्तावना के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो हम भारत के लोग यहाँ से भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ठीक है, हम भारत के लोगों से यह भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है प्रस्तावना शब्द किस देश से लिया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट है प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो एक बार संशोधित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो बात करते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत 1973 द्वारा इंदिरा गांधी के समय। कौन था? तो वह भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे, वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथी, बात करते हैं साथी अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अपना अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना को संविधान का भाग या फिर अंग स्वीकार कब किया गया? तो प्रस्तावना को संविधान का भाग और अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हम सीक्वेंस वाइज सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं। जिस प्रकार हम किताब में पॉलिटी पढ़ते हैं उसी प्रकार क्वेश्चनों को वन लाइनर के रूप में कर रही है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी दोस्तों को समझ में आ रही है, ध्यान से पढ़ रही है। दोस्तों हम वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं और हर एक एग्जाम में आने की बार बार फिर से संभावना है। तो सारे साथी ध्यान से पढ़ेंगे और क्लास में अंत तक जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए प्रत्येक संविधान सभा गठित कब की गई? तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए प्रत्येक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कुल 13 गठित समितियों का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारूप समिति, यानी कि 29 अगस्त 1947 को गठित समिति को प्रारूप समिति कहती है। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो कुल 7 संख्या थी प्रारूप समिति के सदस्यों की। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप पर बहस हुई तो कितने दिन हुई? तो 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर बहस हुई। नेक्स्ट है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ तो पूर्वी बंगाल से विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से पहली बार संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ। नेक्स्ट है झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्यों की बात करें तो संघ संविधान समिति में कुल 15 सदस्य शामिल थे, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रहे। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट है झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल लगा समय कितना है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में अगर समय की अगर हम बात करें तो वो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप ये पूरा वीडियो मन से और ध्यान से देख लेते हो तो आपका 95% लगभग
पॉलिटी कवर हो जाएगी। 95% पॉलिटी एक ही वीडियो से कवर हो जाएगी। तो पूरा क्लास ध्यान से एवं मन से देखना ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत न हो और पॉलिटी में एक शानदार परफॉर्मेंस आप कर सको। ठीक है, तो मैंने आपको यह क्वेश्चन बता दिया है। 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा है भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुई? तो कुल 11 अधिवेशन हुए और कुल अवधि में कितने में हुई? तो 165 दिन में 11 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, अंगीकृत किया गया या फिर अधिनियमित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया। तीनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, संविधान सभा या फिर विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस और विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस या फिर विधि दिवस दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में कब किया गया? तो संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में आर्टिकल 393 में किया गया, यानी कि 393 में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो एकात्मक और संघात्मक प्रकृति है भारतीय संविधान की। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में आता है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति और निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है। तो ये भारत एक गणतंत्र है और इसका ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है तो किस प्रकार का संविधान है भारत का? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान है भारत का, मिक्स है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। तो केसी वैयर ने कहा है भारत को अर्धसंघीय संविधान। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी है? तो भारत में मूल संविधान में अनुच्छेद है 395, कुल अनुसूची है कुल 8 और भाग है कुल 22। तो ध्यान में रखेंगे, कुल अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग 395, 8 और 22। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 495 से अधिक अनुच्छेद भारत में है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो कुल 12 अनुसूची है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल 25 भाग है वर्तमान में संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नामों की सूची व उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्यों की क्षेत्रों की ब्यौरा देती है। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 भाषा है। शुरू में थी कुल 14, उसके बाद में संशोधन हुआ, उसके बाद में जिस प्रकार संशोधन हुए उसके आधार पर कुल 22 भाषा वर्तमान में संविधान में है। ठीक है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली और डोंगरी, संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, जिसे हम बोडमास की ट्रिक के नाम से जानते हैं। बी से बोडो, डी से डोगरी और एम से मैथिली और एस से संताली। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में जाना गया। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खर्रे, बाल गंगाधर खर्रे जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य का संबंध कहाँ वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है,
सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है सातवीं अनुसूची। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल के संबंधित प्रावधान से संबंधित है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है दल बदल निरोधक अधिनियम पारित कब किया गया? तो 15 फरवरी 1985 को दल बदल अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में देश का नाम क्या है? तो संविधान में देश का क्या नाम है? तो संविधान में देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट है संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग है वो संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। तो किस भाग में है? तो भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो संविधान के 15वें तथा 18वें भाग के विषय की अगर हम बात करें तो वो है क्रम से निर्वाचन तथा आपात उपबंध। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? तो प्रथम लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान दिया वो दिया अमेरिका में। अगर हम बात करते हैं डिटेल से फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो संविधान के भाग 15 की अगर हम बात करें तो कुल कितने 15 तथा 18वें का विषय है वो है निर्वाचन तथा और वो है आपात उपबंध। 15वें भाग में तो क्रम से निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है और 18वें में किया गया है वो किया गया है आपात उपबंध के बारे में। वही बात करते हैं हम इसके बारे में। निर्वाचन की बात करें तो कौन से आर्टिकल में वर्णन होता है? तो 324 से 329 के बीच निर्वाचन का वर्णन होता है। वही बात करते हैं आपात उपबंध की, तो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में वर्णन किया गया है आपात उपबंध का। तो दोनों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है तो राज्यों का एक संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है। नेक्स्ट है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना व शक्ति प्रदान की गई है तो किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 2 में की गई है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं व नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। संसद को अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन नाम परिवर्तन संबंधी। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की हुई? तो 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। 83वां क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन कौन से हैं? तो भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना की गई। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 को किया गया। नेक्स्ट है असम राज्य का गठन कब हुआ? तो 1956 को 1956 को। नेक्स्ट है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य कब बना था? तो नागालैंड राज्य की बात करें तो 13वां संविधान संशोधन 1962 यानी कि 1962 में नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया। नेक्स्ट है गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना था? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा था वो भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो क्रम से छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 और नवंबर और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई। 2000 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ और आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया तेलंगाना से। ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान की संप्रभुता नीत है तो जनता में नीत है संविधान की संप्रभुता, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है प्रशासनिक ढांचे के इस मॉडल को। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता, या फिर बात करते हैं सोवियत संघ को हम रूस के नाम से जानते हैं। तो संसद शासन प्रणाली एकल नागरिकता विधिक निर्माण प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता इन सभी को। ठीक है। मूल और मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को या फिर न्यायिक पुनरीक्षण को, इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया को लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया को लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध को कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे, जर्मनी के बीमर संविधान से भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध को लिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे। ओके, बात करते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 368 यानी कि 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, जो कि भाग 20 में वर्णित है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी अगले क्वेश्चन की। तो संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में विषय है 61, संघ सूची में कुल 100 और समवर्ती सूची में 52 विषय। ठीक है, समवर्ती सूची में विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो केंद्र व राज्य इन दोनों को समवर्ती सूची में विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, वन एवं पर्यावरण विषय क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है वन और पर्यावरण का। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची विषय है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा और समाचार पत्र विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा और समाचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में कब हस्तांतरित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1973 को शिक्षा है वो राज्य सूची के विषय से समवर्ती सूची के विषय में हस्तांतरण किया गया। नेक्स्ट है, एकल नागरिकता प्रभावित है। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से प्रभावित है। नागरिकता विषय है जो कि संघ सूची का विषय है नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट है, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है। तो ये किस सूची के विषय है? तो पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, यह सभी राज्य सूची के विषय है। ठीक है, बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, जनगणना, ये किस प्रकार के विषय है या फिर किस सूची के विषय है? तो ये संघ सूची के विषय है। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का उल्लेख कहाँ है? तो भारत के संविधान 2 के अंतर्गत है नागरिकता का उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से की जा सकती है, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। नेक्स्ट है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत का निवास करना होगा तो 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा तो 5 वर्षों तक। और पहला नागरिक संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? तो 1955 में पहला नागरिक विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लेना। नेक्स्ट है, भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो कुल संविधान है मूल संविधान में मौलिक अधिकार, और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो वह 6। ठीक है, नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के अधिकार की अगर हम बात करें तो वह संसद को है। ठीक है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया तो केशवानंद भारती विवाद ने। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को माना गया मौलिक अधिकारों का संरक्षक। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। आर्टिकल 14 में कानून की समक्षता का अधिकार लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो 18 में है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता वर्णित की गई है। नेक्स्ट है, चौथा स्तंभ इंगित करता है किसको? तो प्रेस को चौथा स्तंभ इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णन करता है तो कौन करता है? तो आर्टिकल 21 वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है तो आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है, आयु 6 से आयु 14 वर्ष तक उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 क में
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व संविधान से वर्णित है। तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भाग 4 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया। तो आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम कराने पर प्रतिषेध लगाया गया है आर्टिकल 24 के तहत। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट कौन कौन सी है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कौन सा है। तो परमादेश है। ठीक है। नेक्स्ट है बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बंदे को 24 घंटों के अंदर शरीर समकक्ष न्यायालय में पेश करना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है। तो हेवियस कॉर्पस जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य वर्णित है। तो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य वर्णित है। ठीक है। मूल कर्तव्य विचार लिया गया है। तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से मूल कर्तव्य को लिया गया है या फिर अपनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 42 के तहत भारत में मूल संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो 1976 का सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में। तो कुल 11 है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संसद में 3 अंग कौन कौन से हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसे हम सरला के नाम से जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संसद का अस्थायी या फिर उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता। तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये साथी ध्यान में रखेंगे, जो कि एक उच्च सदन है। ठीक है। और एक स्थायी सदन है। ठीक है। नेक्स्ट है संसद का निम्न सदन कौन सा कहलाता है। तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। सर हर्बर्ट बेकर व एडवर्ड लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया संसद भवन का डिजाइन, और इम्पोर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नए संसद भवन की। तो नए संसद भवन के डिजाइन को किसके द्वारा, तो इससे संबंधित हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। मैंने पुराने संसद भवन और नए संसद भवन दोनों से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को आगे इंक्लूड किया है। तो वो देखते जाना, आप सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट है संसद भवन की नींव कब रखी गई। तो 1921 ईस्वी में संसद भवन की नींव रखी गई। अगला क्वेश्चन है संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के द्वारा। नया संसद भवन का गठन कब किया गया वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 108 के तहत संविधान की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, साथ ही ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अगला क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। तो बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन के निर्णय लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही प्रथम सूची विषय क्या है। तो प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल की अवधि क्या होती है। तो 1 घंटा होती है प्रश्न की अवधि काल। ठीक है। शून्यकाल क्या कहलाता है। तो प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है संसद के किसी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित के अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन में अनुपस्थित रहता है तो संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। तो 6 माह तक बना रह सकता है संसद का सदस्य, नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर। ठीक है, 6 माह के भीतर पर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना है, तो 6 माह का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग को। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कुल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या होता है, तो 5 लाख रुपया होता है राष्ट्रपति का मासिक वेतन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, तो संसद और राज्यों के विधानसभाओं के सभी सदस्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है, तो कुल 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार नामांकन हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद से शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूची या फिर सूचना किसको दी जाती है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र की अगर हम बात करें तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है, तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लोकसभा भंग करता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है आर्टिकल 72 के तहत मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो लोकसभा में कुल 2 सदस्यों को जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं इनको लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है या फिर किसके परामर्श से करता है, तो राष्ट्रपति है वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की परामर्श से। ठीक है। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, दोनों क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो थे KR नारायण जो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो है VV गिरी। VV गिरी थे जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो N संजीव रेड्डी चुने गए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी पहली महिला उम्मीदवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो फर्रुखदीन अली अहमद और जाकिर हुसैन इन दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नेक्स्ट है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो M हिदायतुल्लाह है जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिसकी राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया न्यायाधीश के रूप में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल थी जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
और इसके अलावा अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी, तो यह वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे वीवी गिरी, जो पद से त्यागपत्र देने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन जारी करता है, तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 123 के तहत दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, तो भारत की संचित निधि के द्वारा वेतन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपात है संविधान के भाग 18 में लागू किए जा सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तीनों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, अनुच्छेद 52। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है, तो राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध होता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया, तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन वो घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय पहली बार राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया। नेक्स्ट है दूसरी बार राष्ट्रीय आपात को कब लागू किया गया, तो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लागू किया गया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ, तो पंजाब में 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो किस राज्य में लगा, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है अब तक। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम व अधिकतम अवधि कितनी है, तो 6 माह और 3 वर्ष। 6 माह क्रम से न्यूनतम अवधि है और अधिकतम है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अधिकतम। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन घोषित किया जा चुका है, तो अब तक एक भी बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकालीन, तो ध्यान में रखेंगे एक भी बार वित्तीयकालीन लागू नहीं हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पर। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद तहत भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 के तहत भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति है। अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का पद संभालता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति पद को संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटता है, तो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को निपटता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या होता है, तो 4 लाख रुपए है वो उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई, तो आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल थे जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है भारत की प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है कुल 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, तो कब हुआ, तो भारत में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ, आर्टिकल 352 के खंड 3 में। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की अगर हम बात करें वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और वही संहारकर्ता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, तो आर्टिकल 78 आर्टिकल 78 के तहत देता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ प्रताप। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने वो बने मोरारजी देसाई। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे जो प्रधानमंत्री पद के ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी है, तो जो सबसे कम कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे कुल 13 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्यों यानी कि कार्यकाल 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का, तो कुल संख्या कितनी है प्राक्कलन समिति के सदस्यों की, तो कुल सदस्य की संख्या 30। और वह कहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लोकलेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो लोकलेखा सदस्यों की कुल संख्या 22 जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य शामिल है। ठीक है। लोकलेखा समिति में सदस्य। ठीक है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या फिर नियुक्त कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का गठन कब किया गया, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया, ये भी ध्यान में रखना। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, तो 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की पहली बैठक हुई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो राज्यसभा में 1/3 सदस्य है वो प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का हमेशा के लिए पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल होता है कुल 6 वर्ष का। ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अपना अगला क्वेश्चन है राज्य में गणपूर्ति या फिर कोरम की संख्या कितनी है, तो 1/10 राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग या फिर विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए इनको कभी भंग या फिर विघटन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा क्षेत्र अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति वो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे पिछले क्वेश्चन को भी। और भारत की पहली महिला महासचिव थी VS रामादेवी, जो भारत की पहली महिला महासचिव थी। ठीक है। राज्यसभा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। और बात करते हैं इसकी, तो महिला थी वो तो थी नरगिस दत्त और अभिनेता कौन थे, तो वो थे पृथ्वीराज कपूर, जो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री और अभिनेता थे। ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए तो होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए निर्वाचन हेतु आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का गठन हुआ, तो 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बात करते हैं साथ अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कुल 5 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा में तो अधिकतम संख्या हो सकती है 552
वहीं राज्यसभा में सदस्य हो सकते हैं 250। अगर हम इसी कड़ी में बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की थी, तो लोकसभा के वर्तमान में सदस्य कितने हैं, कितने पर चुनाव हुए हैं हाल ही में, तो लोकसभा में वो है 545 सदस्य लोकसभा में वर्तमान। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। कब किया गया, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती है, तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित की जाती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, उसे प्राप्ति नहीं होती है, तो कुल वैध मतों का 1/6 भाग उसे प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, वो भारत का लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचित होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही हटाया जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री अनंत शयनम अयंगर जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन कहलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर है जिसे हम अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। जब तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तब तक अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो स्टार वाले कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो विशेष दिन कुल 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टार वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, तो मौखिक रूप से स्टार वाले क्वेश्चनों का उत्तर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाई जाती है, तो 2 बार लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम बुलाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो आपातकालीन की स्थिति में लोकसभा की अवधि है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पहली बार विपक्ष में दल के नेता की मान्यता दी गई, तो 1969 में पहली बार दी गई। ठीक है, पहली बार विपक्ष के दल के नेता के रूप में मान्यता 1969। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन होता है, तो प्रथम विपक्ष नेता की बात करें तो कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में, और लोकसभा में है राम सुभंग सिंह जो प्रथम विपक्षी नेता थे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में हो जाएंगे राम सुभंग। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो किसके द्वारा, तो लोकसभा में विपक्ष सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में कोरम या फिर गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 1/10 होती है। आर्टिकल 100 के तहत लोकसभा में कोरम या फिर गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आती है, तो लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जिससे पहले जानते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें तो सर्वाधिक सीट है वो है उत्तर प्रदेश की। लोकसभा की कुल 80 सीट है वो भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है वो लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक परिभाषित है तो कहाँ है, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है तो लोकसभा में धन विधेयक या फिर वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक या फिर कोई विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है तो कुल
केवल 14 दिनों तक धन विधेयक को राज्यसभा अपने विचारार्थ के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत का प्रथम या फिर सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक के रूप में भाग ले सकता है तो महान्यायवादी है वो भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन के रूप में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल मदद करता है। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो एक कानूनी व न्यायिक सलाहकार होता है भारत का सार्वजनिक। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता आर्टिकल 165 यानी कि 165 के तहत। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल किसी राज्य में। नेक्स्ट है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है तो नियंत्रक व महालेखा को परीक्षक को है। नेक्स्ट है, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण, जिसे हम CAG के नाम से जानते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 148(1) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल नियुक्ति से 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध दिया गया है तो भाग 5 की आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंधी विषय के रूप में उपबंध किया गया है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 124। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है तो आर्टिकल 137 है वो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 है वो 33 है वो अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति होती है संसद को। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है वो होता है 2,80,000 रुपये, जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु की अगर हम बात करें तो वो है 65 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकनिया। हीरालाल जेकनिया थे जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है तो आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसलों पर पुनर्विचार करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ ही। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन है, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है तो उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका को प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन किया गया पहली बार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो बात करते हैं वर्तमान में अगर उच्च न्यायालयों की, तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है वो है 25। ठीक है, सारे साथ ध्यान में रखेंगे, वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई तो आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति है जो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और वह त्यागपत्र किसे सौंपते हैं अपना न्यायाधीश? तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। 62 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश। नेक्स्ट है, किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय है? तो किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय? एक है तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
की स्थापना कब की गई? तो 1866 यानी कि 1866 ईस्वी में। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 25 मार्च 2013 को। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 2013 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है? तो चंडीगढ़ के अधीन है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? पांडिचेरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो लक्षद्वीप है केरल उच्च न्यायालय के अधीन। नेक्स्ट है बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम है जो न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्र अधिकारी वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, वो सर्वाधिक क्षेत्र अधिकारी वाला उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा सरकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी व अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की शक्ति नीत होती है? तो राज्य की शक्ति किस में नीत होती है? तो राइट आंसर राज्य की नीत होती है शक्ति वो होती है राज्यपाल में। ठीक है। और दोस्त सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बार बार इनका रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, ये किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 153 में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल या फिर गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल को शपथ ग्रहण का काम करवाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कुल कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन क्या होता है? तो 3.5 लाख रुपये यानी कि 3,50,000 रुपये है वो राज्यपाल का मासिक वेतन होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू है, तो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट राज्य विधानमंडल के अंग है? तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल है, ये तीनों राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट है विधानमंडल का निम्न सदन क्या होता है? तो विधानमंडल के निम्न सदन की अगर हम बात करें तो वो होता है विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन क्या कहलाता है? तो विधानसभा आर्टिकल 171 में वर्णित किया गया है विधानसभा को, जो राज्य विधानमंडल का अस्थायी या फिर उच्च सदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कुल 5 वर्ष। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है तो कितने दिनों तक? तो 14 दिनों तक विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? तो कोई निश्चित नहीं है राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु। ठीक है। विधानसभा के राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कौन करता है? तो केवल एक सदस्य को विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा की न्यूनतम आयु तथा अधिकतम आयु संख्या क्या होती है? तो विधानसभा की न्यूनतम आयु होती है 60 वर्ष, न्यूनतम सदस्य संख्या पूछी है, सदस्य संख्या कुल 60 और अधिकतम 500। ठीक है। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद में वो कुल 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम की अगर हम बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की 1/3 यानी कि कम से कम 40 संख्या राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है। कम से कम 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पिछला वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। तो
राज्य विधानमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो कुल 6 माह का अंतराल होता है विधानसभा के दो सत्रों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष और विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो ये मैंने आपको बता दिया है, 30 वर्ष और 25 वर्ष विधान परिषद में और विधानसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है राज्य विधान परिषद का, राज्य मंत्री परिषद का। ठीक है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुचिता कृपलानी। और कौन से राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, और वही उसी राज्य की थी पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही बात करते हैं, और मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है। और वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन कितना दिया जाता है? वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग है तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र आम चुनाव कब हुए? तो 1951-52 में पहली बार सर्वप्रथम आम चुनाव हुए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कब की गई? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। तो कब की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव में मतदाता के फोटो पहचान सही है, चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। तो 1993 के चुनाव में पहली बार किया गया मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग। ठीक है, वैसे मताधिकार की उम्र क्या होती है? तो 18 वर्ष होती है। और स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का विषय क्या होता है? तो राज्य सूची का विषय होता है स्थानीय स्वशासन है वो। ठीक है, स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया तो सन 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची विषय है तो पंचायती राज में पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 कैसे 243 से 9 तक 11वीं अनुसूची वर्णित की गई है। ठीक है, बात करते हैं साथी अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपना, वो है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले क्वेश्चन में भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 243 कैसे 243 से 9 तक। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कहीं कही है तो कहाँ कही है? संविधान के भाग 4 में की गई है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर। नेक्स्ट है, भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने की थी? द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की अशोक मेहता समिति ने। गठन किया गया 1977 ईस्वी में इसका। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है वो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बात करते हैं पंचायती राज दिवस की, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका का वर्णन किस में वर्णित है? तो भाग 9 क में आर्टिकल 243 से 243 जड जी तक नगर पालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 9 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 74वें आर्टिकल अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 42वीं अनुसूची संबंधित है तो नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई, तो कुल 18 विषयों की सूची प्रदान की गई। नेक्स्ट है नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई तो 1687 ईस्वी से 88 ईस्वी मद्रास में की गई। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो महापौर या फिर मेयर होता है नगर निगम का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया गया। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे के.सी. नियोगी जो कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर N.K. सिंह जो वर्तमान में 2020 से 2025 तक वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के मध्य वित्त कर का निर्धारण कौन करता है, तो केंद्र सरकार के मध्य वित्त कर का निर्धारण करता है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग एक क्या है, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो आर्टिकल 243 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1956 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों यानी कि 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है 6 वर्ष के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। और यह कब हुआ, तो 1976 ईस्वी में हुआ और इन्हीं को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है 1980 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ, तो केरल 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति व जनजाति की आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है, तो 8वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई, तो 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती अधिनियम लागू कब हुआ, तो 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ। बात करते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया, तो मई 1990 ईस्वी में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 400 क्वेश्चन के बजाय 411 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस क्लास में किया है। उम्मीद करूंगा पूरे मन से एवं पूरे ध्यान से इस क्लास को आपने लिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को रिकवर करेंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ये कंटेंट देखकर पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के किस लेवल की क्वेश्चन है। वैसे आपको क्वेश्चन देखने पर पता चल रहा है कि हमें ये क्वेश्चन आ रही है, लेकिन दोस्तों हम कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है वो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, आते हुए क्वेश्चनों को हम गलत कर देते हैं। तो गलत नहीं करना है, बार बार 2-3 बार इस क्लास को देख लेना। मैं ये कहता हूँ इन 400 क्वेश्चन को इतना याद कर देना कि अगर एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन पड़े तो आपको ये फील होना चाहिए कि क्लास का कितना महत्व था। बाकी मस्त रहो, खुश रहो और लगातार इसी प्रकार पढ़ते रहो, इस कंटेंट को प्राप्त करते रहो। मैं हर रोज़ आपके लिए कोई न कोई कुछ नया अपडेट आपको देता रहता हूँ। हर क्लास तरीके की स्ट्रेटेजी के वाइज करंट अफेयर या फिर पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह क्लासेस देता रहता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देता हूँ। तो आप जुड़े रहना और पढ़ते रहना। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।